जो ज्योतिष में किसी भी विधा के थ्रू या माध्यम से जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रिडिक्शंस या हमारी भविष्यवाणी कितनी ठीक, सटीक और जांच पर खरी उतरती है। इन भविष्यवाणियों को हम किस आधार पर करते हैं, किन पॉइंट्स और किन बिंदु को हम अपने साथ लेके चलते हैं, आज उन सब बातों पर विचार करने के लिए हमारे साथ श्री आईजैक जी हैं। भारतीय विद्या भवन में बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। सर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा नमस्कार। मेरे साथ मेरी टीम में श्री धर्मनारायण शर्मा जी हैं और तरुण रोड़े जी हैं। सर, प्रेडिक्शंस को लेकर आज हम बात करेंगे, तो आपका अनुभव जानेंगे और प्रेडिक्शंस के आधार क्या हैं उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा निवेदन ये रहेगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ज्योतिषीय यात्रा आपकी क्या रही और आपका अपना निजी जीवन और आपका जो व्यावसायिक जीवन है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। आप सबों को नमस्कार। और आप विद्यार्थी जो हैं वो भी गुरु ही होते हैं। गुरु अपने विद्यार्थियों से सीखते हैं, फिर सिखाते हैं। ऐसा है। मैं तो एक छोटे गांव का हूँ, छत्तीसगढ़ में। हमारे गांव का नाम है कस्तूरी, जंगल के अंदर। तो मैंने एक बार पूछा था इसका नाम कस्तूरी क्यों है। उन्होंने बताया था कि इस इलाके में बहुत से कस्तूरी होते थे, वो जो हिरण जो होते हैं ना, कस्तूरी वाले, इसीलिए नाम का गांव का नाम। और थोड़ी अलग बात मेरे साथ ये है कि मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, क्योंकि वहाँ उन दिनों में स्कूल नहीं होते थे। और ले दे करके हमारे पड़ोसन जो थे उनकी बेटी जाती थी स्कूल दूर में, उससे मैं बैठ करके सीखता था। अ आ ई ई उ ए ऐ ओ आओ अम आहा, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा। फिर धीरे 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 कुछ ये हो गया कि हम लोग ले दे करके बहुत ही मुश्किल से 8वीं की परीक्षा हमने सीधी लिखी। और 8वीं की परीक्षा में जैसे तैसे होकर के मैं पास हो गया। बहुत ही कम नंबर मिले थे, लेकिन उन्होंने मुझको पास कर दिया। फिर उसके बाद उन दिनों में 11वीं तक ही होती थी स्कूल। फिर उसके बाद कॉलेज में गए। फिर कॉलेज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इधर उधर घूमते रहे। मेरे को घूमने का बहुत शौक था। तो एक बार हमारे पड़ोसी का बेटा मद्रास जा रहा था, वो मुझको मद्रास लेके गया। और हुआ ये कि मद्रास लेकर के हम दोनों एक दूसरे को भूल गए। यानी कि वो किसी गली में गया, मैं किसी गली में गया। अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन लोग इतने अच्छे थे। ये पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, ये होगा 72-73 की बात। फिर ले दे करके गली में सोता रहा। फिर धीरे 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 उन लोगों से केला वगैरह बेचते थे, उन्हीं के पास बैठा रहता था चुपचाप। उनको पता चला कि इसको तो तमिल आती नहीं है। लेकिन मैं हिंदी में बात करता था। फिर धीरे 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 हुआ ये कि एक दिन मैं जब मरीना पोर्शो स्टेट तरफ, मरीना बीच तरफ जा रहा था, तो सामने मैंने देखा ऑल इंडिया रेडियो लिखा था। तो मैंने सोचा कि तुरंत अंदर जाता हूँ, हिंदी का तो कुछ ना कुछ होगा। तो मैं गया और वही हुआ कि उनको हिंदी के अनाउंसर की जरूरत थी और मैं ही था। तो फिर उससे जुड़ गया। फिर धीरे धीरे वहां मैंने सीखा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखना शुरू किया। और फिर उसके बाद जो है मैं वेस्टर्न म्यूजिक का अनाउंसर बन गया। फिर यूपीएससी से वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गया। ऐसे ही बढ़ते 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 ये हुआ कि दूरदर्शन में गए और दूरदर्शन से मैं रिटायर हुआ एज एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। लेकिन उन्होंने मुझको अभी तक छोड़ा नहीं है। अभी भी उन्होंने मुझको एडवाइजर प्रोग्राम रखा हुआ है। फिर हुआ क्या कि 1990 में मैं गया था हॉलैंड 10 महीने के लिए। वहां 7 दिन काम करते थे लोग। तो वहां से जब मैं वापस आया
1990 की बात कह रहा हूँ। तो मैं ढूंढने लगा शनिवार इतवार को क्या करूं, तो मैंने भारतीय विद्या भवन का एस्ट्रोलॉजी का एडवर्टाइजमेंट देखा कि क्लासेस सैटरडे संडे। तो मैंने तुरंत सबको कहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोला नहीं, आई वुड लाइक टू बी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। फिर मैंने ज्वाइन किया और हुआ ये कि 1990 में मैंने जब ज्वाइन किया, जब पहले अलंकार हुआ, फिर उसके बाद विशारद होता था। विशारद हो गया, उसमें मुझको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो जैसे मिला तो राव साहब से सब जगह, तो हम लोग क्या करते थे, करीब करीब सभी शनिवार इतवार को राव साहब के घर जाते थे सीधे वहीं से, और रात कभी कभी तो रात भर वहीं रहते थे और राव साहब के साथ बैठ करके उनसे सीखते रहते थे, उनसे लिखते रहते थे। वो जो बोलते थे, कभी कुंडली बनाई, फिर उसका विश्लेषण कैसा करना, ऐसे करते 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 फिर एक दिन राव साहब ने कहा कि आइजक तुम तुरंत यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो सरकारी नौकरी वाला हूँ, मुझको तो वो परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा। तो बोला ले लो। और संयोग की बात है, देखिए 2-3 दिन में मुझको परमिशन भी मिल गया। 1993 में मैंने ज्वाइन कर दिया पढ़ाई, और तब से जो है ये काम चल रही है। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया लगता है। सर बिल्कुल, आपने कम शब्दों में अधिक बात अपनी बता दी, और जिस कष्ट और जिस परेशानी से आप आए हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं धर्मनारायण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उनके पास कुछ अपने विचार हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे और प्रेडिक्शंस के ऊपर आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। धर्मनारायण जी। नमस्कार सर, गुरु पूर्णिमा नमस्कार। पे हार्दिक अभिनंदन, सादर चरण स्पर्श। सर एक छोटा सा एक सवाल था जो हमारी जिज्ञासा हमेशा रहती है, ज्योतिष सीखने वाले सभी लोगों की रहती है, कि प्रिडिक्शंस की जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसके बारे में सर आप थोड़ा सा अपने विचार रखें और हम लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक ही सवाल में सारे पॉइंट्स अपने रख देता हूँ कि प्रिडिक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसमें मतलब भाव का, राशि का और ग्रहों के कार्यकत्व का, प्लस साथ में दशाओं का, इन सब का रोल कैसे रहता है और उसको कैसे मिला के प्रेडिक्शन को फाइनली आप पेश कर सकते हैं, मतलब प्रेडिक्शन कैसे बनाई जा सकती है। प्लीज सर जरा प्रेडिक्शन की टेक्निक्स के बारे में बताएं। ऐसा है, देखिए आपने कुछ सही सवाल पकड़े हैं। ज्योतिष सीखने की जो बुनियादी है, जो उसका जो बेसिस है, वो ग्रह, राशि और भाव। और ग्रह, राशि और भाव, ये जो तीन जो है ना, ये उसकी बुनियाद है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे ग्रह की बात करेंगे तो देखिए शास्त्रों में ग्रहों का जो वर्णन दिया है वो 3 किस्म के ग्रहों का वर्णन दिया है। अच्छा, एक बात और कहूंगा, हम लोग जो ग्रह कहते हैं, सूर्य, चंद्र वगैरह, अंग्रेजी में ये लोग प्लैनेट बोलते हैं। दिस प्लैनेट इज हियर, 9 planets are there, 2 planets are there, sun planet is there, moon planet is there, Mars planet is there, ऐसे करके ये जो प्लैनेट जो शब्द है ना अंग्रेजी में, ये बहुत ही गलत अनुवाद किया गया है। देखिए शास्त्रों में ग्रह की जो परिभाषा है, य ग्रहयते सह ग्रह, य ग्रहयते सह ग्रह, यानी कि that which influences, that is called ग्रह, ग्रहयते। अब यहाँ पे जैसे आप प्लैनेट बोलोगे तो वो स्टार के चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ सन तो प्लैनेट है नहीं, मून भी प्लैनेट नहीं है, इसीलिए जो प्लैनेट शब्द है ना, मैं तो ये कहूंगा कि इसको निकाल करके हम लोग केवल ग्रह का ही शब्द करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो 3 किस्म के ग्रहों का जो विवरण है, पहला है पिंड ग्रह, फिर छाया ग्रह, फिर अप्रकाश ग्रह। अच्छा, जो पिंड ग्रह है, पिंड यानी सॉलिड, इसमें 7 ग्रह आ जाते हैं, और वो 7 ग्रह अगर आप
एक हफ्ते के 7 दिन गिन लेंगे तो सारे ग्रह एक के बाद एक आ जाते हैं। रवि सूर्य, सोमवार मून, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध, बृहस्पतिवार बृहस्पति, शुक्रवार शुक्र, शनि शनि। ये सातों जो पिंड ग्रह ये आ गए। अब छाया ग्रह, छाया ग्रह राहु केतु को जो कहा गया है, अब देखिए उन दिनों में हजारों साल पहले इन लोगों को कैसे पता चला कि छाया का भी कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हो गए। फिर उसके बाद आया अविश्वसनीय ग्रह, अप्रकाश ग्रह। अब ये जो अप्रकाश ग्रह हम कहते हैं, कुछ लोग इनको उपग्रह का शब्द का उपयोग करते हैं, जो गलत है। शास्त्रों में अप्रकाश ग्रह कहा गया है। अप्रकाश यानी जिनका प्रकाश नहीं है। अब सोचिए हजारों सालों पहले जहां प्रकाश नहीं है, उनको हमारे लोगों ने कैसे पकड़ लिया कि ये अप्रकाश ग्रह है। ये वो इलाका है जिसमें आज तक कोई रिसर्च हुआ नहीं है, तो उसमें करने की तो प्रेरणा होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद राशि पर आइए। अगर देखिए राशि जो है, जो भाचक्र है 360 डिग्री का है। इसको 12 राशियों में बांटा गया है और हर राशि में 30 डिग्री होती है। और ये जो 12 राशियां हैं, इनके स्वामी, राशियों के स्वामी ग्रह हैं। अब फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है भाव। भाव भी 12 भाव होते हैं। अब जो 12 भाव होते हैं, देखिए 12 राशियां होती हैं, यानी कि दोनों एक साथ मिल जाएंगे और ग्रह जो है कहीं भी बैठते रहेंगे। अब भाव जो है, ये असल में देखा जाए तो ज्योतिष की जो बुनियाद जो है भाव से है। क्योंकि भाव देखिए 12 भाव ऐसे हैं जहां एक खास किस्म की ऊर्जा निहित है। अब देखिए पूरा ज्योतिष जो है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कर्म सिद्धांत। अभी तक के जितने भी जन्म हुए हैं, उन सारे जन्मों के कर्मों का जो भी जोड़ होता है, उसको लेकर के जातक पैदा होता है। तो इसमें जो है खास पंचम भाव, लगन, प्रथम भाव और नवम, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अब कल्पना करिए कि जो आत्मा है वो जातक की कर्मों के पोटली पर चढ़कर पंचम भाव से अंदर आती है। फिर से कहता हूं, जो आत्मा जो है वो जातक के सारे कर्मों की पोटली पर, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, वो पोटली पर चढ़कर पंचम भाव से अंदर आती है। जैसे अंदर आती है तो जीव का निर्माण होता है, यानी कि लाइफ इज कंसीव्ड, प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे क्या है कि हम जीव को देख नहीं सकते, लेकिन जीव आ गई है, उसको महसूस कर सकते हैं। फिर पंचम से चतुर्थ से होते हुए लगन पर आती है। अब देखिए चतुर्थ जो है माँ का भाव है, और माँ ही जो है उस बच्चे को अपने अंदर रखती है। वहां से फिर लगन में आया। जैसे लगन में आता है तो जो संचित कर्म जो था पंचम में, उसका एक हिस्सा उसी के साथ आता है, और जैसे लगन में आता है, पैदा होता है जातक, तब क्रियामान कर्म भाव है लगन। अब लग्न जो है क्रियामान कर्म। अब क्रियामान कर्म के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो बदल नहीं सकता, जैसे माँ बाप बदल नहीं सकते, परिवार बदल नहीं सकते, तो वो हुआ एक हिस्सा क्रियामान कर्म का।
और दूसरा हिस्सा वो हुआ जो जातक अपने अनुसार बदल सकती है या बदल सकता है, आगे बढ़ सकता है, नीचे जा सकता है, जैसा भी जो है वो भी प्रथम भाव से आता है। फिर वहां से दशम भाव, फिर नवम भाव। दशम भाव जो है कर्म भाव है। जातक अपने कर्मों से ही जो भी बनना है वो होता है, या बननी है वो होती है। फिर उसके बाद नवम में आ गया। अब देखिए, जो संचित कर्म का एक टुकड़ा जो जातक को मिला था प्रथम भाव में गया, फिर वहां से ऊपर नीचे होकर के नवम भाव में आ गया। और फिर उसके बाद पंचम भाव में संचित कर्मों का जो भी हिस्सा बाकी था वो भी नवम में आ गया। तो ये दोनों मिल करके आगामी कर्म बन गए। आगामी कर्म का मतलब हुआ अगले जन्म का संचित कर्म। तो 1, 5, 9 ये जो 3 हैं, इनको हम त्रिकोण भाव कहते हैं। और देखिए, त्रिकोण भाव को हमेशा शुभ ही कहा गया है, यानी कि इन भावों में हमेशा शुभ ऊर्जा ही निहित है। अगर अशुभ ग्रह भी वहां का स्वामी बन जाता है तो वो शुभ हो जाता है, क्योंकि भाव के अंदर जो ऊर्जा है वो उस भाव के अंदर है। और ये जो राशियां और ग्रह जो इधर उधर आती जाती रहती हैं, वो तो एक किस्म के किराएदार हैं। मालिक जो है वहां जो ऊर्जा निहित है वो है। तो इसीलिए 1, 5, 9 को हमेशा शुभ भाव कहा है। अब देखिए 1, 4, 7, 10 जिसको हम केंद्र भाव कहते हैं। 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव। केंद्र भाव को अक्सर एक किस्म का सम भाव कहा गया है। सम भाव जो इस पे निहित करता है कि ग्रह की दूसरी राशि कहाँ स्थित है। अगर एक राशि केंद्र में है और एक त्रिकोण में है तो योग कारक हो जाता है। सम भाव जो है ना वो शुभ बन गया। वैसे ही अगर एक केंद्र में है और समझ लीजिए एक एकादश भाव में है, तो एकादश भाव को अच्छा नहीं माना जाता, तो अशुभ हो जाता है केंद्र। तो इसी तरीके से देखिए कि ये जो त्रिकोण भाव 1, 4, 7, 10 हो गया। अब एक और लेते हैं त्रिषाढ़ाय भाव 3, 6, 11। 3, 6, 11 इन 3 भावों को अक्सर लोग अशुभ कहा करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सोचने की बात है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र किया है। देखिए तृतीय भाव जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, ये भाव है जहां अंदर से ताकत, ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि जातक जो है खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर के काम शुरू कर देता है, नए विचार लेके आता है। ऊपर नीचे होता रहता है वो तो ठीक ही है। फिर उसके बाद जो छठा भाव है उसमें आइए। छठे भाव को सबसे खराब कहा है, अशुभ कहा है। छठे भाव में देखिए रोग, ऋण, रिपु ये भी देखते हैं। लेकिन छठे भाव में थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। छठा भाव अगर रोग दे रहा है तो रोग से चंगाई की ताकत भी छठा भाव ही देता है। छठा भाव अगर ऋण दे रहा है तो उस ऋण को चुकाने की ताकत भी छठा भाव ही दे रहा है। फिर रिपु यानी दुश्मन, अगर छठा भाव दुश्मन दे रहा है तो दुश्मन से लड़ाई की ताकत भी छठा भाव ही दे रहा है। इसके अलावा देखिए छठा भाव जो है वो दिखाता है सहन शक्ति, कि व्यक्ति के पास कितनी सहन शक्ति है, वो छठे भाव से देखते हैं। फिर छठे भाव में एक और भी है, उसको क्या कहते हैं, क्षमा, क्षमा करना, किसी को क्षमा कर देना, वो भी छठा भाव है। इसीलिए छठे भाव को एकदम से अशुभ न माने। फिर आ गया 1, 3, 6, 11 एकादश भाव। एकादश भाव को हम आय भाव कहते हैं। एकादश भाव दिखाता है कि व्यक्ति की आय जो है
वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो कितना आगे बढ़ सकता है। अब इसके अलावा जो है, अब बच गए द्वितीय, दूसरा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये जो 3 भाव हैं, इनको सम भाव कहा है, लेकिन ये सम भाव असल में नहीं है। उनका प्रभाव उसके अनुसार चलता है जहाँ जो उस राशि का जो स्वामी है उसकी उसका दूसरा जो स्वामी वो किस भाव में है। और इसमें ये भी है, देखिए अष्टम भाव जो है, वो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, जो एकदम से नए विचार जो है, नई डिस्कवरी जो है अष्टम से आती है। अष्टम में मंत्र, यंत्र, तंत्र, उसका ज्ञान भी दिखाता है। और जो द्वादश है वो दिखाता है विदेश से संबंध। उसके अलावा द्वादश जो है मोक्ष का भी है। इसीलिए हर भाव के अंदर जो है अलग अलग ऊर्जाएं हैं। अच्छा, आप कुछ बोलिए। आप सर हमारे साथ तरुण जी हैं, तो मैं तरुण जी से भी निवेदन करूंगा। मैं मानता हूं शर्मा जी के सभी सवालों का जवाब शायद सुविधाजनक तरीके से मिला होगा। और तरुण जी आप भी कुछ विचार अपने रखें सर से जानकारी के लिए। बिल्कुल सर। सर पहली बात, गुरु पूर्णिमा पे आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श। मैं सर पूछ रहा था कि जो गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट होता है एक प्रिडिक्शन देने के लिए? इंपॉर्टेंस कैसे समझे ट्रांजिट की या गोचर की? आज की डेट में बहुत लोग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। आप इसका सर सहज भाव बताइए प्लीज हमें। ऐसा है, देखिए जो फलित ज्योतिष है वो ज्योतिष का सबसे, क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला है। मतलब क्या है, आजकल ये जो मार्केट में जितने ज्योतिष आ गए हैं वो उसको धंधा धंधा बना लिए। तो कुछ भी बोल देते हैं कि मंगल यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, गुरु यहाँ पे है, आज चंद्रमा यहाँ से गोचर कर रहा है, वगैरह वगैरह। देखिए गोचर जो है शास्त्रों के अनुसार क्या है कि गोचर एक किस्म का सूचक, गोचर फल पैदा नहीं करता है। देखिए फल जो पैदा करता है वो ग्रह कहाँ स्थित हैं, किन किन से जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद दशा शुरू होती है। जब जिस ग्रह की दशा शुरू होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यही तीनों तक आप ले लो। तो उसमें क्या होता है कि दशा दिखाता है कि किस किस्म के फल पैदा होने वाले हैं, और फिर उसके बाद ये फल को बनने में कितना समय लगेगा वो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा दिखाते रहेंगे। कभी कभी अंतरदशा महादशा का दुश्मन बन गया तो वो काम को रोक देता है। फिर उसके बाद वहां पे दोस्त आ गया, मित्र आ गया, तो काम आगे बढ़ जाता है। तो दशाएं जो हैं वो फल बनाती हैं, और गोचर जो है वो फल का सूचक है कि ये फल कब मिलने वाली है। वो केवल है, गोचर जो है फल पैदा नहीं करता है, वो तो केवल दिखा देता है कि आपके घर में पोस्टमैन आने वाला है और पोस्टमैन के हाथ में ये पार्सल होगा, ऐसा करके। इसीलिए गोचर जो है वो एक किस्म का उसकी जो लिमिट जो है ना बहुत कम है, बहुत ही कम, 1-2 दिन का ही समझ लीजिए। लेकिन जैसे शनि हुआ या गुरु हुए, वो तो एक ही राशि में लंबे समय तक रहते हैं। इसीलिए राव साहब ने अपने किताब में बहुत ही गहन तरीके से बताया है कि शनि और गुरु का जो गोचर है उनको कैसा समझना चाहिए। उसका लंबा समय है, लेकिन बाकी जो है वो थोड़ा जल्दी घूमते रहते हैं। इसीलिए गोचर पे सबसे पहले आप
जो भी कुंडली है उसका पूरा विवरण करिए। फिर उसके बाद दशा पकड़िए कि किस उम्र में कौन सी दशा आ रही है, कब आ रही है। और फिर उसके बाद गोचर पे आइए। तब आपको जो फलित का जो ज्ञान है वो बहुत गहन हो जाएगा। सर इसके साथ थोड़ा सा, हाँ। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा डिविजनल चार्ट्स के बारे में और बता दीजिए 2 मिनट। मेरे ख्याल से वो अगली बार लेते हैं, क्योंकि अच्छा, ऐसा कैसा कर लेंगे? हाँ ठीक है घंटी सर। बज। और ठीक है सर। और मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बिजी टाइम और एक एक बहुत कम शब्दों में जो आपने हमें बताया है। और आज एक बात तो हमने बहुत स्पष्ट रूप से जान ली है कि गोचर का रोल जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। और उसको हम प्रिडिक्शन में यूज जरूर करें, लेकिन उसको दशाओं के साथ लगाकर देखें कि फल कब आने वाला है, ना कि हम उसके हिसाब से ये देखें कि फल हमें कैसा मिलेगा। तो इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी नए विषय के साथ सर आपसे फिर से निवेदन रहेगा, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।